आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो बेटा एक फिर से नया सेशन लेके मैं मेजरमेंट का आया हूं और इसमें हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में जैसा कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो कैसे इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंड ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट हैं। मतलब जो भी अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे डिसाइड होगा, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर ट्रांसफर फंक्शन आप देखते हो तो उस ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है उसको आप देखो, उसमें एस की जो हाईएस्ट ऑर्डर है वही बताएगी ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा हमने डिस्कस किया जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, मतलब इमीडिएटली अगर इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में रिस्पॉन्ड आएगा और हमेशा इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर फंक्शन हमने बताया कि 1/1 + st होता है और बेटा जितने भी टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइसेस हैं उनका ऑर्डर हमेशा फर्स्ट रहता है, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमने बताया कि केवल और केवल ध्यान रखना है, बट बाकी चीजें आप कंट्रोल सिस्टम में देखोगे कि ऑर्डर क्या होता है, टाइप क्या होते हैं, तो वो डिफरेंट चीजें आप देखेंगे। हमने बताया सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो स्टैंडर्ड है बेटा वो कितना है, ω(n²/s² + 2 जीटा ω(n)s + ω(n²), जहां ω(n) क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और जीटा क्या है, जीटा इज डैम्पिंग रेशियो। और इसी डैम्पिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो चेंज होता रहता है। मतलब अगर आप जीटा बराबर 0 रख दो तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिस्टम आपका अनडैम्प्ड हो जाएगा। मतलब आपका इनिशियल फुल स्केल से इनिशियल, दैट मींस ये रीडिंग शो नहीं करेगा डिजायर्ड। दूसरा, अगर हमने कहा कि जीटा इज इक्वल्स टू 1 है, दैट मींस विदाउट मेकिंग एनी ऑसिलेशन द सिस्टम विल रीच टू स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब अगर जीटा 1 हो जाए, सिस्टम कैसा हो जाए, क्रिटिकली डैम्ड, तो सिस्टम बिना किसी ऑसिलेशन के कहां पहुंच जाएगा, अपने स्टेडी स्टेट कंडीशन में। और आइडियली जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनका जो जीटा होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। प्रैक्टिकल कंडीशन हमेशा थोड़ी सी अलग होती है, तो जीटा आपका <1 रहता है। मतलब इन ऑल प्रैक्टिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जीटा की वैल्यू क्या होती है, <1, और नॉर्मली ये 0.6 से लेके 0.8 तक के रेंज में लाई करती है। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने आपको डिस्कस किया कि अगर सिस्टम अंडर डैम्ड हो जाए तो रिस्पॉन्स कैसा होगा, इट विल मेक सम ऑसिलेशन, देन दिस ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड फाइनली इट विल रीच टू स्टेडी स्टेट कंडीशन। कहने का मतलब कि ये कुछ ऑसिलेशन बनाएगा, देन उसके बाद ये ऑसिलेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा और फाइनली ये स्टेडी स्टेट कंडीशन पर पहुंच जाएगा। मतलब जब आप प्रैक्टिकली देखो कि कोई भी आप अमीटर से करंट मेजर कर रहे हो तो वहां पर पहले पॉइंटर फुल स्केल जाता है, देन अपनी स्टेडी स्टेट कंडीशन के अराउंड थोड़ा सा ऑसिलेट करके वापस उसी स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सर आपने बोला कि सर अगर हम डैम्पिंग रेशियो >1 कर दें तो क्या होगा, तो बेटा ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा और ओवर डैम्प्ड सिस्टम में हमेशा कोई भी ऑसिलेशन तो नहीं होता है, बट ये अपनी स्टेडी स्टेट कंडीशन पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लेता है। दैट मींस आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका रिस्पॉन्स काफी सुस्त हो जाएगा, काफी धीमा हो जाएगा, दैट मींस स्लो रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसलिए हम ओवर डैम्प्ड सिस्टम को भी प्रेफर नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस की थी। तो आज का क्या टारगेट है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये पहले हमें समझना होगा। तो आज के टारगेट में बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या आवश्यक कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इस कंपोनेंट में आपको पहले भी पता है कि जब भी हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था या पिछली क्लास में कि बेटा केवल और केवल कितने इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। पहला स्प्रिंग है, मतलब वहां उसकी स्टिफनेस है जिसके कारण कंट्रोलिंग टॉर्क आएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो जब भी रोटेट करेगा उस रोटेशन में क्या आएगा, फ्रिक्शन ऑफर होगा, मतलब वहां पर आपका क्या आ रहा है, दैट मींस डैम्पिंग आ रहा है, डैम्पिंग टॉर्क होगा। तीसरा अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर हम देखें तो जो भी आप क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उस मेजर क्वांटिटी के कारण हमेशा सिस्टम में एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो हमेशा पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करना चाहेगा, तो वो क्या रहेगा, उसका डैम्पिंग टॉर्क। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। और इन्हीं तीनों के बारे में हमें 1 बाय 1 विथ डिटेल डिस्कशन करना है, क्योंकि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर अच्छे से समझना है तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है बेटा। इसलिए आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। तो आर यू रेडी?
आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आप पेशेंसफुली पेन पेपर लेके ध्यान से इन वीडियोस को देखेंगे। तो चलिए आते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा जब हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने बोला कि कितने इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, यहां पर 3 ही इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, पॉइंटर होगा या मूविंग सिस्टम होगा। उस मूविंग सिस्टम का बेटा मास होगा। तो अब जब भी कोई मास क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसका कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। दूसरा, जब भी वो मूवमेंट करेगा तो फ्रिक्शन ऑफर होगा उसके पाथ में, तो उसका कुछ ना कुछ डैम्पर होगा या फ्रिक्शन होगा। तीसरा, उसमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम स्प्रिंग वगैरह भी लगाते हैं, देन वहां पर जब भी वो मूव करेगा तो वो उसके चेंज इन पोजीशन का अपोज करना चाहेगा, और ये अपोज कैसे होगा, हमेशा स्प्रिंग की स्टिफनेस के कारण। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जो पॉइंटर को क्या कर रहा है, इनिशियली अपने जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें अगर देखें वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर होगा बेटा, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होना चाहिए किसके बराबर, दैट इज इक्वल्स टू m ड्यू टू इनर्शिया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, जहां पर थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, प्लस कितना हो जाएगा b इंटू दी थीटा बाई डी टी, प्लस कितना k इंटू थीटा। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसी के बराबर होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये किसके कारण है, हमने पहले भी आपको क्लास में बता दिया है, ये किसके कारण है, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के कारण होगा। ये किसके कारण होगा, दिस इज ड्यू टू डैम्पिंग, किसके कारण होगा, दिस इज ड्यू टू डैम्पिंग। और अगर देखा जाए ये किसके कारण होगा, दिस इज ड्यू टू कंट्रोलिंग या स्प्रिंग। तो यहां पर अगर बात हम करें तो ये आपका कौन सा टॉर्क हो जाएगा, डैम्पिंग टॉर्क, ये क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क, और ये कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का इनर्शिया हमने मान लिया क्या है, 0। तो बेटा कितने इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, तो अगर हम इसेंशियल कंपोनेंट्स की बात करें तो यहां पर कितने इसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे, यहां कंपोनेंट्स 3 होंगे। कौन कौन से, पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में देयर आर 3 essential components, there are 3 essential components in all indicating इंस्ट्रूमेंट, मतलब सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से बेटा, यहां पर अगर देखा जाए कौन कौन से ये इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला अगर हम बात करें तो फर्स्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, पहला है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। साथ साथ आप नोट करते जाइएगा, पहला क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड कंपोनेंट क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क है बेटा, कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा कंपोनेंट अगर हम देखें तो थर्ड कंपोनेंट हमारा है डैम्पिंग टॉर्क। तो यही 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। अब बात आती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम टीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क को मैं रिप्रेजेंट करूंगा टीसी से, और डैम्पिंग टॉर्क को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं टी डैम्प से। तो ये कौन सा टॉर्क हो गया आपका, डैम्पिंग टॉर्क। यही बेसिकली 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा टॉर्क है ये, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे कि क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। चलिए तो हेडिंग डालिए, फर्स्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, टी डी से। क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये आप समझिए। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा तो चीजें आपको काफी बेटर वे में समझ में आएंगी। चलिए मान लिया हमारे पास एक सर्किट है बेटा, हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पर हमने क्या लगाया है, यहां पर हमने एक रजिस्टेंस लगा दिया है, और ये रजिस्टेंस कितने ओम का है, कोई भी वैल्यू, मान लिया ये रजिस्टेंस 5 ओम का है।
कितने ओम का रेजिस्टेंस हमने मान लिया ये रेजिस्टेंस हमने 5 ओम का है। नहीं सर हम 5 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, यहां पर हम रेजिस्टेंस 1 ओम का मानेंगे। आपकी मर्जी है यार, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, चलिए 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने मान लिया। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि यहां पर इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो आप बता दोगे कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी सर, दैट इज आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पर करंट अगर देखा जाए तो आई बराबर कितना V बाई आर, दैट मीन्स 10/1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहां पर 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, सिंपल सा मतलब यहां समझिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो अमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करता है। तो बताइए अमीटर अगर करंट मेजर कर रहा है तो इसको कहां कनेक्ट करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में। तो हमेशा ध्यान रखना अमीटर का कनेक्शन आप किस में कनेक्ट करते हो, सीरीज में। अगर वोल्ट मीटर का कनेक्शन करना है तो वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्रॉस द सप्लाई, ये हमेशा सीरीज, इन सीरीज विद अ लोड और सप्लाई। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हमने एक अमीटर कनेक्ट कर दिया, इस अमीटर को किस में कनेक्ट करेंगे बेटा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका एक अमीटर है और यही अमीटर आपकी करंट को मेजर करेगा। इसीलिए अब अगर सपोज एक चीज ध्यान दो कि अगर अमीटर है तो इस अमीटर का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उस अमीटर अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाला है। और अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो बताइए इसमें एक्चुअल करंट भी चेंज होगी या नहीं होगी, हां सर डेफिनेटली होगी। मतलब अमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण इसमें क्या हो रहा है, एरर कुछ ना कुछ आएगा, जरूर आएगा। इसी को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ अमीटर। ध्यान रखना, अगर हमने ये कहा कि सर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल्स टू 1 ओम। अगर आपने ओमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मान लिया तो यहां पर देखिए 1 ओम मतलब कि ज्यादा हो गया, हालांकि हमने कब माना है, लेकिन जैसे ही 1 ओम आपने इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया तो बताइए अब सर्किट में कितनी करंट हो जाएगी, तो ये ओमीटर कितना मेजर करेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना, 5 एम्पियर। तो बेटा आप देख रहे हो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर। लेकिन अगर कोई ओमीटर आप कनेक्ट कर रहे हो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का है, तो उसके कारण पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा और जिसके कारण काफी ज्यादा एरर प्रोड्यूस हो जा रहा है। और ये जो एरर आ रहा है, मतलब 10 एम्पियर को ये 5 एम्पियर जो रीडिंग शो कर रहा है वो किसके कारण शो कर रहा, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो यही कहलाता है अमीटर का लोडिंग इफेक्ट। अब अगर मैं ये चाहूं कि बेटा इस ओमीटर के लोडिंग इफेक्ट को हमें मिनिमाइज करना है ताकि कम से कम एरर आए, तो आप क्या करोगे, इस ओमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखना चाहोगे। इसीलिए ओमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल, ताकि जब भी आप करंट का मेजरमेंट करें तो उस रीडिंग में हमेशा एरर कम हो, लोडिंग इफेक्ट ओमीटर का कम हो। तो आई थिंक आपको लोडिंग इफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जिस लोडिंग इफेक्ट मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के इफेक्ट के कारण आपके एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं वही क्या कहलाएगा, लोडिंग इफेक्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा यहां पर हमने आइडियली अगर देखा तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कंडीशन क्या है, आइडियली। तो बताइए आइडियली ओमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सर 0 होना चाहिए। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ओमीटर का 0 होगा तो ओमीटर अब कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये क्या करेगा, मेजर करेगा और लोडिंग इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। तो जितने भी ओमीटर हैं उनका आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। सर वोल्ट मीटर इसका उल्टा है, जितने ओमीटर किसमें क्या मेजर करता है, करंट, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, वोल्टेज। ओमीटर किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में। ओमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, प्रैक्टिकली लो, तो वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकली एज हाई एज पॉसिबल। ओमीटर का आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 0, तो वोल्ट मीटर का कितना, इनफाइनाइट। तो मैंने ये चीज आपको सारी की सारी चीजें बता दी, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई थिंक ये हमारा पार्ट नहीं था बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सिंपली एक ओमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर ओमीटर भी तो करंट को इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करंट की वैल्यू को चेंज करेगा। हां सर, अगर प्रैक्टिकल ओमीटर है तो डेफिनेटली चेंज करेगा, बट हमने एज्यूम कर लिया है कि एक आइडियल ओमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप बताओ, अगर आपने यहां पे एक ओमीटर कनेक्ट किया, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो हमने एक ओमीटर कनेक्ट कर दिया बेटा,
तो आप बताइए करंट को कितना मेजर करेगा, 10 एंपियर मेजर कर लेगा, ठीक है। अब मान लिया हमारे पास जो अमीटर है उसका स्केल है 0 से 20 एंपियर का। कैसा स्केल है, 0 से 20 एंपियर। तो बताइए रेंज कितना होगा, रेंज 0 से 20 एंपियर होगा। इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 0 एंपियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना होगा, 20 एंपियर होगा। स्पैन कितना होगा, स्पैन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 20 माइनस 0 मतलब स्पैन कितना आ गया, 20 आ गया सर। तो ये चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं यार, और अच्छे से ये सारी चीजें हमें क्लियर हैं। तो चलिए 0 से 20 एंपियर का अमीटर है, तो इसका स्केल कैसा होगा अगर देखा जाए, तो स्केल अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का है। ये आपका 0 एंपियर है इनिशियल, और ये आपका 20 एंपियर है। ये क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। अब बेटा यहां पर अगर देखो तो अमीटर में क्या होगा, एक पॉइंटर लगा होगा। क्लियर है, अमीटर में क्या है, एक पॉइंटर है। अब बात आती है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो अमीटर के अंदर क्या होंगे, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। और यहां पर आपको क्या मेजर करना है, यहां पे आपको इस करंट आई को मेजर करना है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि इसका अमीटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट द्वारा हम क्रिएट करते हैं। अगर पीएमएमसी है तो परमानेंट मैग्नेट होगा, मूविंग आयरन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल रखते हैं, मतलब कॉपर कॉइल नॉर्मली रखते हैं जिसमें करंट आपका कैरी करेगा। और जिस भी करंट को मेजर करना है उस करंट को हम उस कॉइल के थ्रू पास कराते हैं। और जैसे ही आपका करंट उस कॉइल के थ्रू पास होगा तो आप बताइए करंट कैरिंग कंडक्टर है और कहां प्लेस्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में। तो फैराडे लॉ के हिसाब से क्या होगा, हमेशा ये एक्सपीरियंस करेगा एक टॉर्क। तो जब भी आप ध्यान देना कि करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो ये हमेशा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और यही टॉर्क आपको पॉइंटर को इनिशियली क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम जीरो इनिशियल पोजीशन। तो बताइए करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पे प्लेस्ड है, इस अमीटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और इसी अमीटर के अंदर एक कॉइल है। तो उसी कॉइल के थ्रू करंट क्या हो रही है, पास हो रही है। तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और यही टॉर्क हमारा क्या कहलाएगा बेटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, वो टॉर्क जो पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज अ टॉर्क रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। वो टॉर्क जो पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होता है, यही टॉर्क हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। कैसे प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल से। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को, इस अमीटर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अमीटर कहते हैं। या तो पीएमएमसी हो सकता है, मूविंग आयरन हो सकता है, ईएमएमसी हो सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट डायनामो टाइप मीटर हो सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। याद रखना ये करंट जैसे ही जा रही है इस अमीटर के अंदर मैग्नेट्स होंगे और मैग्नेट्स क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसी के बीच में कॉइल होगी। तो ये करंट उस कॉइल के थ्रू क्या हो रही है, पास हो रही है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे लॉ क्या कहता है बेटा, टॉर्क उत्पन्न होगा। और यही टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है, क्योंकि ये पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। अब एक चीज आप बताओ, मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो टॉर्क है जो पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पॉइंटर इनिशियली क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन क्या करंट उसी समय बंद हो गई, नहीं, कॉन्टिन्यूसली करंट क्या हो रही है, सर्किट में फ्लो कर रही है। और कॉन्टिन्यूस करंट के फ्लो होने के कारण हमेशा एक कॉन्टिन्यूस टॉर्क उस मूविंग सिस्टम पे डेवलप्ड होगा या डिलीवर्ड होगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्टिन्यूसली करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है और इस कॉन्टिन्यूस करंट के कारण हमेशा जो टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिलीवर हो रहा है वो उस मूविंग सिस्टम पे कॉन्टिन्यूस रहेगा। जिसके कारण क्या पॉइंटर आपका यहीं रुक जाएगा या डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉइंटर फुल स्केल पे पहुंच जाता है। ध्यान रखना, हमने बोला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो टॉर्क है जो पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस करंट होने के कारण मूविंग सिस्टम पे एक कॉन्टिन्यूस टॉर्क डेवलप्ड होता है बेटा, जिसके कारण आपका पॉइंटर इनिशियल से कहां पहुंच जाता है, ये फुल स्केल पे पहुंच जाएगा। मतलब पॉइंटर हमारा यहां पर पहुंच जाता है फुल स्केल पर।
आपने क्या किया, सपोज आपको क्या मेजर करना है, आपको मेजर करना है बेटा 10 एंपियर। हमें क्या मेजर करना है, हमें यहां पर मेजर करना है 10 एंपियर। तो ये हमें मेजर करना है, ठीक है। आप बताइए ये वैल्यू आपकी कितनी है, 10 एंपियर। लेकिन हो क्या रहा है, अगर देखें तो यहां पर 10 एंपियर तो मेजर करना था, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हो क्या रहा है कि इनिशियल पोजीशन पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या किया, इसने डिफ्लेक्ट किया और पॉइंटर को 10 एंपियर पे आके रुक जाना चाहिए ना। हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है कितनी करंट फ्लो कर रही है, कितना बताना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, 10 एंपियर। लेकिन बता कितना रहा है, ये फुल स्केल पे पहुंच गया। दैट मींस ये कितना बता रहा है, 20 एंपियर। बताइए ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, सर ये अनडिजायरेबल है। और जब ये अनडिजायरेबल है तो हमें इसके मोशन को कंट्रोल करना है बेटा। इसके मोशन को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए किस टॉर्क को लाना पड़ेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क को लाना पड़ेगा। मैं एक एक चीज आपको एप्लीकेशन वाइज बता रहा हूं कि जरूरत क्यों पड़ी, फिर हमने उसको लाया है। तो यहां पर अगर देखें कि कॉन्टिन्यूस करंट डिलीवर होने के कारण मूविंग सिस्टम पे कॉन्टिन्यूस टॉर्क डिलीवर हो रहा है, जिसके कारण पॉइंटर आपका फुल स्केल पे पहुंच जा रहा है। और अगर फुल स्केल पे पहुंच जाए विच इज अनडिजायरेबल, तो इसके लिए इसके मोशन को कंट्रोल करना है, और इसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अच्छे से लिख देते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है बेटा, अगर हम बात करें कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज अ टॉर्क, इट इज अ टॉर्क या सिंपली टॉर्क रिक्वायर्ड, साथ साथ लिखते जाएंगे, टॉर्क रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर फ्रॉम जीरो इनिशियल पोजीशन। मतलब अपने जीरो इनिशियल पोजीशन से पॉइंटर को अगर डिफ्लेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन से टॉर्क की जरूरत होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की। तो कौन सा टॉर्क कहलाएगा बेटा, ये कॉल्ड एज कौन सा टॉर्क कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हमने क्या बोला कि कॉन्टिन्यूस करंट डिलीवर होने के कारण कॉन्टिन्यूस टॉर्क उस मूविंग सिस्टम पे डेवलप्ड हो रहा है, जिसके कारण पॉइंटर फुल स्केल पे पहुंच जा रहा है, जो कि अनडिजायरेबल है। तो यहां पे लिखिए ड्यू टू कॉन्टिन्यूस current flow, a continuous torque is delivered on the moving system, therefore the pointer reaches to full scale deflection, which is undesirable, ध्यान रखना बेटा, हमने केवल यही चीज आपको लिखवाई है कि वो टॉर्क जो कि पॉइंटर को जीरो इनिशियल पोजीशन से क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, कौन सा टॉर्क कहलाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अपने कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो होने के कारण हमेशा उस मूविंग सिस्टम पे एक कॉन्टिन्यूस टॉर्क डेवलप होता है, कहां पर, उस मूविंग सिस्टम पे, जिसके कारण पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाता है, जो कि बेटा क्या है, अनडिजायरेबल। मेजर करना था कितना, 10 एंपियर, क्या मेजर कर रहे हो, 20 एंपियर। हमें इसके मोशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसलिए हमें क्या लगाना होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क लगाना होगा। तो अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमें क्या मेजर करना था बेटा, करंट, और उसी करंट से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग
टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वांटिटी आप मेजर करने जा रहे होते हो उसी क्वांटिटी की मदद से आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्वांटिटी विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड। तो यहां पे एक और पॉइंट नोट में लिख लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is produced by the quantity going to be measured। मतलब जो भी क्वांटिटी आप मेजर करने जा रहे हो उसी क्वांटिटी से आप क्या प्रोड्यूस करते हो? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हो। और बेटा जो भी प्रिंसिपल आप इसके लिए अप्लाई करते हो उसी तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट भी हो जाता है। यहां अगर हम बात करें कि हम किस तरह का प्रिंसिपल अगर अप्लाई कर रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हमेशा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, एटलीस्ट ये चीज आपको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें पॉइंटर के मोशन को कंट्रोल करना है, और इसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेके आएंगे? कंट्रोलिंग टॉर्क। तो आते हैं सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर बेटा क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क है। कौन सा टॉर्क है बेटा? कंट्रोलिंग टॉर्क। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क को? टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आप देखें कि नॉर्मली जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, इस कंट्रोलिंग टॉर्क के दो फंक्शन हैं। पहला क्या फंक्शन है ये देखिए। पहला फंक्शन ये है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम करें ताकि हमारा जो पॉइंटर फुल स्केल पे है वो वापस कहां पे आ जाए? वो वापस अपने स्टडी स्टेट कंडीशन पे आ जाए या इक्विलिब्रियम। यही कंडीशन 10 एम्पियर क्या है? स्टडी स्टेट कंडीशन है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट कंडीशन। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी पॉइंटर है वो पॉइंटर फुल स्केल से वापस कहां आ जाए? अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टडी स्टेट कंडीशन में बेटा। तो इसको स्टडी स्टेट कंडीशन में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई करना होगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? पहला फंक्शन इसका यह है कि इट ब्रिंग्स द पॉइंटर बैक टू इट्स स्टडी स्टेट कंडीशन। मतलब ये पॉइंटर को कहां पे लेके आता है? अपने स्टडी स्टेट कंडीशन पे वापस लेके आता है। क्लियर है? तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला तो ये क्या कर रहा है कि ये स्टडी स्टेट कंडीशन पे लेके आ रहा है पॉइंटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन से। अब बात आती है कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो आप किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। तो यहां पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो हम स्प्रिंग कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करें, या ग्रेविटी कंट्रोल के माध्यम से हम कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय कैसे प्रोड्यूस होगा? पहला, फर्स्ट, अगर हम पहला बात करें तो पहला क्या है? स्प्रिंग कंट्रोल। और बेटा दूसरा क्या है? ग्रेविटी कंट्रोल। इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? अपने कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो स्प्रिंग कंट्रोल से या ग्रेविटी कंट्रोल से। मोस्टली अगर देखा जाए कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली हम ग्रेविटी कंट्रोल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल का ही मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ये कि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल का ही इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल हम हमेशा छोटे इंस्ट्रूमेंट या नॉर्मली अगर देखा जाए तो वॉल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट या पैनल बोल्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। तो मोस्टली अगर प्रेफर होता है वो क्या होता है बेटा? स्प्रिंग कंट्रोल ही प्रेफर होता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है ताकि हम मोशन कंट्रोल कर सकें अपने पॉइंटर का, और उसके मोशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए या तो हम स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे या ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर आएंगे स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसके बारे में? स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में। तो आते हैं यहां पर स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में। तो एक चीज आप देखिए, अगर मैं स्प्रिंग लगा दूं, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सपोज हम क्या कर रहे हैं? स्प्रिंग कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है।
अगर हम स्प्रिंग कंट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये स्केल है, इस स्केल को बेंड कर दे रहा हूं। ध्यान रखना, इस स्केल को बेंड कर रहा हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। तो इस स्केल को अगर मैं बेंड कर दूं तो स्केल मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो आप, कुछ इस तरीके से मैंने स्केल को ड्रॉ कर दिया। आप बताइए इनिशियल कितना है 0 एंपियर, फाइनल कितना है ये 20 एंपियर, और यहां पर मिड पोजीशन पे कितना हमें मेजर करना है, हमें मेजर करना है 10 एंपियर। इनिशियली अगर देखा जाए तो पॉइंटर आपका यहां पे था, और जैसे ही हमने क्या किया कि इसको सर्किट में कनेक्ट किया मीटर को, तो कॉन्टिन्यूस करंट फ्लोइंग होने के कारण एक कॉन्टिन्यूस टॉर्क डेवलप हो जाएगा, जो कि पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हो गया, टीडी। लेकिन ये कहां पहुंच जाएगा, ये फुल स्केल पे आ जाएगा। तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, फुल स्केल पे पॉइंटर को पहुंचा दिया। हमें क्या करना है, हमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है, जो कि इसके मोशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो कैसे प्रोड्यूस होगा, मान लिया स्प्रिंग से प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं, इसी मूविंग सिस्टम से, ध्यान रखना, हमने क्या किया, इसी मूविंग सिस्टम से बेटा एक स्प्रिंग को अटैच्ड कर दिया। यहां पर देखिए, इसी मूविंग सिस्टम से हमने एक स्प्रिंग को क्या कर दिया, अटैच्ड कर दिया। और जैसे ही स्प्रिंग आप इससे कनेक्ट कर दोगे तो आप बताइए इनिशियली पॉइंटर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, और जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण डिफ्लेक्ट हुआ तो स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। और अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो आप बताइए स्प्रिंग हमेशा इन लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या करती है, अपने पोजीशन में चेंज का अपोज करती है। आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया क्या करता है कि अगर बॉडी स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बताइए बेटा यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें कि अभी क्या रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो कराया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और जैसे ही ये डिफ्लेक्ट करेगा तो उसके कारण ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, और अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो ये क्या करेगा, एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स या टॉर्क डेवलप्ड करेगा। और ये एक रीस्ट्रेनिंग टॉर्क डेवलप करेगा कहां पर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां अगर देखा जाए तो उसके कारण एक रीस्ट्रेनिंग टॉर्क आ गया। यही आपका क्या है, रीस्ट्रेनिंग, रीस्ट्रेनिंग फोर्स या टॉर्क। यही आपका एक रीस्ट्रेनिंग टॉर्क डेवलप करेगा, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप बताओ कि ये क्या करेगा, यहां पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, जस्ट टीडी के ऑपोजिट लग रहा है, जो इसके मोशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो टीडी क्या होती है, इस टीसी से ज्यादा होगी, क्योंकि स्प्रिंग अगर स्टार्टिंग में आप क्या करो, स्ट्रेच करो, तो बहुत कम टेंसाइल फोर्स लगा के आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाने, उसको और स्ट्रेच करने का प्रयास करो, तो अब रीस्ट्रेनिंग फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसके कारण आप देखोगे कि अब हम बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। तो वही सेम काम यहां पे भी हो रहा है। आप क्या कर रहे हो कि इस मूविंग सिस्टम को अटैच्ड कर दिया स्प्रिंग से, और स्प्रिंग क्या होगा, इनिशियली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस कंट्रोलिंग टॉर्क से क्या है, ज्यादा है, और ये तुरंत क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क से क्या है, ज्यादा है, तो ये तुरंत क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा इनिशियल पोजीशन से। लेकिन बेटा जैसे ही ये फुल स्केल जाना चाहेगा, लेकिन वहां तक पहुंचेगा नहीं, अगर पहुंचता भी है तो वो वापस आ जाएगा कहां पे, अपने स्टडी स्टेट कंडीशन पर। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन पे फुल स्केल पे अगर देखा जाए तो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां अगर इस पोजीशन पे देखें तो स्प्रिंग क्या होगा, अपोजिट टॉर्क यहां पे डेवलप कर रहा है, जो कि क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क, और ये कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू टीडी से क्या है, ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फुल स्केल कंडीशन पर, फुल स्केल कंडीशन पर बेटा क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, यहां ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी है, तो फुल स्केल कंडीशन पर हमेशा टीसी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टीडी से। ये उसको वापस ले जाएगा कहां पर, इसको वापस ले जाएगा इस कंडीशन पर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां आसानी से करंट को मेजर कर लेंगे। यहां पर देखिए, तो ये आपका क्या है, 10 एंपियर, इसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन, या इसी को हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन।
इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक चीज आप देखो, स्टार्टिंग में यहां पर इनिशियल अगर देखा जाए तो टीसी क्या है, टीसी इज लेस देन टीडी। इनिशियली अगर देखा जाए एट इनिशियल स्केल हमारा जो टीसी है यहां पर टीसी इज लेस देन टीडी। तो इनिशियल पोजीशन पर हमेशा ध्यान देना टीसी क्या है, लेस देन टीडी, जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तुरंत इसको डिफ्लेक्ट कर देगा इनिशियल पोजीशन से, फुल स्केल जाएगा। जैसे ही फुल स्केल पे देखा जाएगा तो अब टीसी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टीडी हो जाएगा। और टीसी अगर बढ़ जाएगा तो ये इसको वापस लेके आना चाहेगा नीचे की तरफ, और जैसे ही वापस लेके आता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको हम स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, यहां पर इस कंडीशन पर, इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। तो यही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आप एक चीज कह रहे हो कि सर ये आप किस तरह से कर रहे हो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये ध्यान रखना है कि ये नॉर्मली क्या है हमारा थीटा, और थीटा को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या है, थीटा, यही थीटा हमारा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन। तो जब अगर हम बात करें कि इनिशियल पोजीशन पर हमने इस मूविंग सिस्टम को स्प्रिंग से अटैच्ड कर दिया, तो बेटा ये क्या करेगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये पॉइंटर को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा है तो यहां थीटा क्या है, वेरिएबल है। थीटा क्या है, यहां पर वेरिएबल है। लेकिन जैसे जैसे ये फुल स्केल पे आ रहा है तो अब अगर थीटा बढ़ रहा है तो आपका डेफिनेटली कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ता है, क्योंकि फॉर स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट अगर देखा जाए तो हमेशा जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। फॉर स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता जाएगा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। और अगर बेटा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ेगा तो वहां पे एक चीज क्या होगी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क अगर टीडी से क्या हो गया ज्यादा, तो ये इसको वापस कहां पे लेके आएगा, वापस इसको स्टेडी स्टेट कंडीशन पे लाने का प्रयास करेगा। और एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या हो रहा है, ध्यान देना स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, इसको मैं वापस दूसरे जगह पे लिख रहा हूं अगली स्लाइड पे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। बेटा अगर हम बात करें यहां पर एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, देखिए एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या हो रहा है स्टेडी स्टेट कंडीशन पर, यहां पर जो थीटा होगा वो थीटा क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होता है, टीडी बराबर एम डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस कितना बी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस कितना के इंटू थीटा। अब आप बताओ कि स्टेडी स्टेट कंडीशन पे अगर थीटा कांस्टेंट है, ध्यान रखना एट स्टेडी स्टेट कंडीशन थीटा क्या है, कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ये कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा दैट इज इक्वल्स टू कितना, के इंटू थीटा। यही किसके बराबर होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे ध्यान रखना कि हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। ये किस कंडीशन पे है, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, क्योंकि उस समय पे थीटा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देन उस समय कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा, ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। थीटा शुरू में क्या है, वेरिएबल, और जैसे जैसे थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ता जा रहा है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे अब कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, इनिशियल पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है किससे, कंट्रोलिंग टॉर्क से। और अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन पे करें तो दोनों की वैल्यू बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पॉइंटर अपने मोशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। मतलब ये किस कंडीशन में आ गया, स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गया। इज दैट क्लियर, कोई भी डाउट यहां पे आपको नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क के दो फंक्शन है। कौन से फंक्शन है, यहां पर दो फंक्शन है। पहला क्या कर रहा है,
अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आपका पॉइंटर जा रहा है तो इसको खींच के कहां लेके आ रहा है, स्टडी स्टेट कंडीशन में। तो पहला, ये हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर को फुल स्केल कंडीशन से अपने स्टडी स्टेट कंडीशन में लेके आता है। दूसरा, अगर देखा जाए, सपोज अगर मैं बात करूं कि अचानक सप्लाई चली जाए, आप क्या कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, आप मेजरमेंट कर रहे हो, और जब आप मेजरमेंट कर रहे थे बेटा यहां पर, और अचानक ये सप्लाई क्या कर दो, आप हटा दो। अगर सप्लाई हटा दोगे तो आप बताइए इसमें करंट कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर करंट जीरो हो जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, करंट से ही तो प्रोड्यूस कर रहे हो। और अगर करंट से प्रोड्यूस कर रहे हो, वही करंट जीरो हो गई तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा, एक चीज देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पोजीशन पर आप मेजरमेंट कर रहे थे, पॉइंटर जैसे ही यहां पहुंचा, अचानक आप सप्लाई क्या कर दो, हटा दो। और जैसे ही आपने क्या किया, सप्लाई हटा दिया, देन उस समय आपका टीडी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर टीडी जीरो हो गया तो अब केवल और केवल एक ही टॉर्क एक्ट करेगा, वो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क वापस आपके पॉइंटर को कहां पे लेके आ जाएगा, जीरो इनिशियल पोजीशन पर। तो हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क के दो फंक्शन है, पहला पॉइंटर को फुल स्केल से स्टडी स्टेट कंडीशन में लेके आता है, और दूसरा क्या फंक्शन है बेटा कि ये हमेशा if the supply is gone or if the supply is disconnected then it brings the pointer back to its zero initial position। अगर सप्लाई चली जाए at the time of measurement तो ये पॉइंटर को वापस अपने जीरो इनिशियल पोजीशन पर ला देता है। तो हम ये लिख सकते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में कि कंट्रोलिंग टॉर्क इज हैविंग टू फंक्शन। ध्यान रखना कि कंट्रोलिंग टॉर्क के कितने फंक्शन हैं, लिख लेते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क हैज, कंट्रोलिंग टॉर्क, येलो से ही लिख लेते हैं यार, ज्यादा बेटर दिखता है। कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क हैज टू फंक्शन, हैज टू फंक्शन। कौन कौन से फंक्शंस हैं भैया, पहला क्या कर रहा है ये, इट ब्रिंग्स the pointer at a steady state condition। ये पॉइंटर को कहां पे लाता है, एट स्टडी स्टेट कंडीशन, मतलब वो कंडीशन जिसपे आपका कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाए। तो ये पॉइंटर को कहां पे लेके आता है, स्टडी स्टेट कंडीशन पे। और जैसे ही स्टडी स्टेट कंडीशन पे आएगा, इस पॉइंटर का जो मोशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा, पॉइंटर वही डिफ्लेक्शन शो कर देगा या रीडिंग शो कर देगा। नेक्स्ट, दूसरा अगर देखा जाए सेकेंड, तो ये क्या कर रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाई, इन the absence of supply, बेटा अगर सप्लाई ही चली जाए इसका मतलब क्या है, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाई, कंट्रोलिंग टॉर्क brings the pointer, controlling torque brings the pointer back to its zero initial position। ध्यान रखना है कि अगर सप्लाई चली जाए तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, पॉइंटर को जीरो इनिशियल पोजीशन पर वापस ला देता है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीजें बेटा आपको ध्यान में रखनी है कि कंट्रोलिंग टॉर्क के कितने पर्पस हैं, दो पर्पस हैं। पहला क्या करता है, पॉइंटर को फुल स्केल से स्टडी स्टेट कंडीशन पे लाता है, और दूसरा क्या करता है कि अगर आपकी सप्लाई चली जाए तो पॉइंटर को वापस अपने जीरो इनिशियल पोजीशन पर ला देता है। क्लियर है। और ये भी चीज आपको क्लियर हो गई कि कंट्रोलिंग टॉर्क हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए एक बार यहां पर हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि स्प्रिंग कंट्रोल का एक एग्जांपल लेके कि किस तरह से आप कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज आप देखिए कि आपका यहां शुरू हो रहा था क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेजर करना था 10 एम्पियर, इनिशियली डिफ्लेक्ट कर दिया फुल स्केल पे, और लगातार कॉन्टिन्यूअस करंट होने के कारण कॉन्टिन्यूअस टॉर्क डेवलप हुआ, जिसके कारण आपका सिस्टम कैसा हो गया,
सिस्टम जो है अनडिजायरेबल हो गया। इसके मोशन को कंट्रोल करना है तो किसकी जरूरत होगी, हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत होगी। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, इट ब्रिंग्स द पॉइंटर एट ए स्टेडी स्टेट कंडीशन एज वेल एज अगर आपकी सप्लाई चली जाए तो पॉइंटर को वापस जीरो इनिशियल कंडीशन पर ला देगा। चमका या नहीं चमका बेटा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है ये आप बताएंगे। तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सर एक बार थोड़ा सा आइडिया आप स्प्रिंग कंट्रोल का दो और ग्रेविटी कंट्रोल का। तो स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो हम आते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क में ही सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल की। किस कंट्रोल की बात करते हैं, पहला कंट्रोलिंग टॉर्क हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, टीसी को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट हम प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल से हम प्रोड्यूस करेंगे। पहला क्या है आपका स्प्रिंग कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम बात करें यहां पर देखिए ये आपका उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर का पूरा सिस्टम है। ये आपका स्केल है जो ओमीटर का स्केल है। ये ओमीटर का स्केल हमने आपको पहले भी बताया कि ओमीटर का स्केल ये आपका 0 एम्पियर से ये हमने मान लिया कितना 20 एम्पियर। हमें बेटा मेजर कितना करना है, हमें मेजर करना है ये 10 एम्पियर। तो अब हम यहां पर देखें तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप देखते हो तो यहां पर ये आपका मूविंग सिस्टम है। ये क्या है आपका मूविंग, ये पॉइंटर इसी मूविंग सिस्टम से क्या है होता है अटैच्ड होता है। और इस मूविंग सिस्टम में आप देख रहे हो ये आपने एक स्प्रिंग लगाई है और इस स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली इस स्प्रिंग को हम स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं। कौन सी स्प्रिंग है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग या कभी कभी आप इसको हेयर स्प्रिंग भी बोलते हैं या स्पाइरल स्प्रिंग। दो तरह की स्प्रिंग होती है। अगर आपकी स्प्रिंग कुछ इस तरीके की है तो इसको हम बोलते हैं हेलिकल। कौन सी स्प्रिंग है बेटा, ये हेलिकल स्प्रिंग। और अगर देखें स्प्रिंग कुछ इस तरीके की है तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग या हेयर्स स्प्रिंग। क्लियर है। तो यहां पे ये हमने स्प्रिंग लगाया है और ये स्प्रिंग का काम केवल और केवल क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना। तो यहां पर अगर देखो कि जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है तो इसके कारण इस पे क्या हुआ, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप्ड हुआ और ये पॉइंटर को क्या करेगा, जीरो से फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करना चाहेगा। लेकिन जैसे ही ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा आप देखेंगे ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। और स्प्रिंग अगर स्ट्रेच होगी तो यही कंट्रोल स्प्रिंग क्या करेगी, एक कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप कर देगी। क्या डेवलप कर देगी, एक कंट्रोलिंग टॉर्क जो इसके मोशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और स्टडी स्टेट कंडीशन पर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर, जिससे आपका मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल। नॉर्मली यहां जेवल बियरिंग्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बियरिंग्स ताकि वियर एंड टियर ऑपरेशंस को हम अवॉइड कर सकें। तो पहले हमें यह देखना होगा कि इस स्प्रिंग कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होगा। तो हम बात करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल में जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, दैट कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी बराबर होता है के इंटू थीटा। याद रखना है टीसी बराबर कितना, के इंटू थीटा। जहां पर अगर हम देखें वेयर के क्या है, के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं आपका स्प्रिंग कॉफिशिएंट भी बोलते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये किस में रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर देखिए तो के बराबर कितना होगा, अगर देखा जाए तो के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ध्यान रखना के क्या होता है, या ऐसे भी अगर के की वैल्यू लिखें तो के बराबर होता है ई बी टी क्यूब बाई 12L होता है बेटा। यहां पर देखिए के बराबर कितना होता है, ई बी टी क्यूब बाई एल होता है। और अगर हम बात करें यहां पर जो के की वैल्यू है तो के यहां पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। यहाँ ई क्या है, ई जो है वो यंग मॉड्यूलस है। ये क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान नहीं देनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो के है मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मतलब अगर स्प्रिंग की लेंथ क्या होती जाए, बढ़ती जाए, स्प्रिंग की लेंथ बेटा क्या होगी, अगर बढ़ेगी तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होगा, वो घटता जाएगा।
कभी कभी होता क्या है कि टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो तो उस टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर राइज के कारण स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसका स्टिफनेस कम हो जाएगा, उसका कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कंट्रोलिंग टॉर्क अगर स्प्रिंग से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी बराबर कितना, के इंटू थीटा हो जाएगा, जहां पर के क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा। अगर इसका यूनिट पूछ दें तो क्या होगा, न्यूटन मीटर पर डिग्री या पर रेडियन हो जाता है इसका यूनिट। इज दैट क्लियर? अब एक चीज हम बात कर रहे हैं यहां पर कि नॉर्मली आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, किसकी मदद से, स्प्रिंग की मदद से। तो बेटा इस स्प्रिंग की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ, हम बात करते हैं बेटा यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए स्प्रिंग की। सबसे पहला अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्प्रिंग कैसा होना चाहिए। स्प्रिंग का काम अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, पॉइंटर को फुल स्केल से स्टडी स्टेट कंडीशन में लेके आ रहा है, गुड है भैया। दूसरा स्प्रिंग का काम क्या है कि अगर सप्लाई चली जाए तो वो ये वापस क्या कर रहा है, उसको जीरो इनिशियल पोजीशन पे लेके आ रहा है। और अगर तीसरा देखें तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यही स्प्रिंग करंट को लीड करता है, मतलब इसी स्प्रिंग के थ्रू करंट कॉइल के अंदर जाती है या कॉइल से बाहर निकलती है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग ओनली। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग जो है करंट को भी लीड कर रहा है। और अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में ये करंट को लीड कर रहा है तो बताइए मैग्नेटिक होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए या नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। चूंकि करंट को लीड कर रहा है इसलिए हमेशा ये कंडक्टिंग होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग में कैसा होना चाहिए, स्प्रिंग कंडक्टिंग होना चाहिए। ध्यान रखना, स्प्रिंग कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। दूसरा आते हैं, स्प्रिंग हमेशा कंडक्टिंग होना चाहिए। कंडक्टिंग क्यों, बिकॉज ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में करंट को लीड कर रहा है, इसी के थ्रू करंट कॉइल के अंदर या कॉइल से बाहर निकलती है। दूसरा अगर सपोज देखें कि ये मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक। अगर आप मैग्नेटिक कर दोगे तो इसमें करंट फ्लो होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि आपके मेन ऑपरेटिंग फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देगा या उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे कि उसका कुछ ना कुछ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप स्प्रिंग के थ्रू करंट जो है फ्लो करा रहे हो तो ये स्प्रिंग अगर मैग्नेटिक है तो इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपके ऑपरेटिंग फील्ड को क्या कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, आपके ऑपरेटिंग फील्ड को डैमेज कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए हमेशा जो स्प्रिंग आप यूज करोगे वो नॉन मैग्नेटिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉन मैग्नेटिक। ध्यान रखना है स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, स्प्रिंग मस्ट बी कंडक्टिंग बिकॉज यही स्प्रिंग लीड कर रहा है करंट को, किसमें, पीएमएमसी में। दूसरा अगर देखें इट मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक, ये नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या करेगा, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल ऑपरेटिंग फील्ड है उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, उस पर इफेक्ट डाल सकता है। तीसरा अगर हम बात करें कि नॉर्मली अगर आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो बेटा तो उस मेजरमेंट करते टाइम होता क्या है कि टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है के, वो टेम्परेचर के चेंज से क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हम जानते हैं यहां पर कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है उसके कारण एलोंगेशन होगा इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसके कारण होगा क्या, उसके कारण हमेशा उसका के कम हो जाएगा, उसकी स्टिफनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि स्प्रिंग जो होना चाहिए वो लेस अफेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस affected by temperature as well as aging effect। एजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि समय के साथ साथ आप रिपीटेड ऑपरेशंस वगैरह करते हैं और ये समय के साथ साथ क्या होगा, इसकी स्टिफनेस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा स्प्रिंग है उस पर एजिंग इफेक्ट का प्रभाव कम से कम हो और उसके साथ साथ उस पर टेम्परेचर राइज का प्रभाव भी कम से कम हो। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर राइज, तो इस टेम्परेचर राइज के कारण होता क्या है, इस टेम्परेचर राइज के कारण होगा लेंथ बढ़ जाएगी स्प्रिंग की और जो हमारा
के है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ती है तो हमारा स्टिफनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, आपका स्टिफनेस चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है दैट विल बी लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यहां पे दैट शुड बी लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो टेम्परेचर से क्या होनी चाहिए, हमेशा लेस अफेक्टेड होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम ध्यान रखें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है एक चीज कि जो भी हमारी स्टिफनेस है वो टेम्परेचर से लेस अफेक्टेड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उस पर एजिंग इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए। जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एजिंग इफेक्ट उसमें कम होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसके साथ साथ अगर देखें तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, हाई मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ध्यान रखना है। जो भी हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो उसका मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा। बिकॉज जब भी आप पॉइंटर को क्या करंट आप फ्लो करा रहे हो, पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, और उस स्ट्रेचिंग के समय स्प्रिंग टूटनी नहीं चाहिए। और इसको टूटने से बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। तो एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो कि अगर हम बात करें कि यहां पर पर्पस क्या है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हैज टू पर्पस। पहला पर्पस तो ये फुलफिल हो गया, ये दूसरा पर्पस फुलफिल हो गया। उसके साथ साथ यही आपका स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग क्या कर रहा है, करंट को भी लीड कर रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना है, एक और पॉइंट नोट में आप लिख लेंगे। नोट में वो पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, कि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग लीड्स द करंट to the coil in PMMC में यही स्प्रिंग क्या होती है, करंट को लीड करती है, जो उसको क्वाइल में फ्लो कराता है। इट लीड्स द करंट टू द क्वाइल इन PMMC इंस्ट्रूमेंट। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट में ये करंट को क्या करती है, क्वाइल से लीड कराती है। ध्यान रखना है, इन PMMC इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए हमने बोला कि ये क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। कंडक्टिंग किस लिए, ताकि करंट को लीड कर रहा है इसलिए कंडक्टिंग। नॉन मैग्नेटिक किस लिए, अगर मैग्नेटिक होगा तो उसके ऑपरेटिंग फील्ड को डिस्टॉर्ट कर सकता है। टेम्परेचर और इजिंग इफेक्ट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट पहुंचा तो उसके कारण हमेशा इसकी स्टिफनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो कि रीडिंग पे इफेक्ट डालेगा। तो हमेशा के जो है दैट शुड बी लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एज वेल एज एजिंग इफेक्ट। हाई मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि मेजरमेंट के दौरान आपका स्प्रिंग कहीं टूट ना जाए बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो जो स्प्रिंग होता है दैट इज मेड अप ऑफ, दैट्स व्हाई देयरफॉर, ध्यान रखना है, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टी एक ही इंस्ट्रूमेंट में है, एक ही मटेरियल में है। तो वो मटेरियल कौन सा है, देयरफॉर springs are made up of or made of phosphor bronze material। ये किसका बना होना चाहिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होना चाहिए। ध्यान रखना है, ये किसका बना होना चाहिए बेटा, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है स्प्रिंग मटेरियल कौन से होते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल है। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, नॉन मैग्नेटिक है, टेम्परेचर और एजिंग इफेक्ट से लेस अफेक्टेड है, और उसके साथ साथ अगर देखें तो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। तो स्प्रिंग किसका बना होना चाहिए, आंसर क्या देंगे आप, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का। तो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहला, स्प्रिंग कंट्रोल में कंट्रोलिंग टॉर्क TC बराबर कितना, K इंटू थीटा। स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एज वेल एज एजिंग इफेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसका मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। और फाइनली अगर देखा जाए तो स्प्रिंग किसके बने होते हैं, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल के बने होते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा।
तो इसमें आप ये चीज ध्यान रखो कि ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें एक और पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कभी भी मेजरमेंट के दौरान, याद रखना, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको इसका आंसर देना है कि अगर कभी भी मेजरमेंट के दौरान, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कभी भी मेजरमेंट के दौरान आपका स्प्रिंग क्या हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा। ध्यान रखना है कि मेजरमेंट के दौरान अगर कभी भी स्प्रिंग टूट जाता है तो क्या होगा, यह चीज आपको बतानी है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि मेजरमेंट के दौरान अगर कभी भी स्प्रिंग टूट जाएगा तो हमेशा आपका जो पॉइंटर होगा वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाएगा। बिकॉज एक चीज यहां पे आप देखो भाई, अगर हम बात करें कि यहां आप मेजरमेंट कर रहे थे और मेजरमेंट के दौरान अचानक स्प्रिंग क्या हो गया, टूट गया, और स्प्रिंग अगर ये टूट गया तो ये जो पॉइंटर है उस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो अभी भी प्रोड्यूस होगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये कहां पहुंच जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर। तो ध्यान रखना है कि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट में अगर आपका मेजरमेंट के समय या मेजरमेंट के दौरान स्प्रिंग टूटता है तो पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर पहुंच जाएगा। लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट केवल है जिसमें आपका पॉइंटर जीरो इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, पीएमएमसी। क्योंकि सर आपने अभी बताया कि पीएमएमसी में जो करंट होता है वो थ्रू द स्प्रिंग ही तो फ्लो करता है, और अगर करंट स्प्रिंग के थ्रू फ्लो कर रहा है और अचानक स्प्रिंग मेजरमेंट के दौरान टूट जाए तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट के कारण करंट अब फ्लो नहीं कर पाएगा कॉइल में, जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। और अगर बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी जीरो हो गया तो अब पॉइंटर कहां जाएगा, पॉइंटर वापस आ जाएगा, कहां पर, अपने जीरो इनिशियल पोजीशन पर। तो एक चीज ध्यान रखना, सर कैसे आएगा अपने जीरो इनिशियल पोजीशन पर, अरे बेटा अपने सेल्फ वेट के कारण वापस आ जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि इफ द स्प्रिंग इज, नोट में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इफ द स्प्रिंग इज ब्रोकन, अगर स्प्रिंग क्या हो जाए, टूट जाए, कब, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट के दौरान स्प्रिंग क्या हो जा रही है, मेजरमेंट के दौरान स्प्रिंग टूट जा रही है, स्प्रिंग इज मेजरमेंट के दौरान, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट स्प्रिंग क्या हो जा रही है, टूट जा रही है, देन इन ऑल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें आप स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हैं, इन ऑल इंस्ट्रूमेंट्स pointer will reach to full scale deflection, मतलब पॉइंटर कहां पे पहुंच जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाएगा। जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हो, अगर मेजरमेंट के दौरान स्प्रिंग टूट जाती है तो पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट इन पीएमएमसी, केवल पीएमएमसी को छोड़ के। क्या है, इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इन पीएमएमसी पॉइंटर विल रीच टू जीरो इनिशियल पोजीशन। ध्यान रखना है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमेशा पॉइंटर क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक पहुंच जाएगा, लेकिन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर जीरो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, बिकॉज, क्योंकि रीजन क्या है, करंट उस स्प्रिंग के थ्रू ही तो पास होती है, बिकॉज करंट इज पासिंग थ्रू द स्प्रिंग, passing through the spring in PMMC। तो ध्यान रखना है कि पीएमएमसी में पॉइंटर आपके जीरो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि करंट स्प्रिंग के थ्रू ही तो पास हो रहा है, और अगर स्प्रिंग टूट गई तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और यही ओपन सर्किट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जीरो कर देगा और वापस पॉइंटर अपने जीरो इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा।
तो इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार एग्जामिनेशन में आपका पूछा जा चुका है कि मेजरमेंट के दौरान अगर स्प्रिंग टूट जाए तो पॉइंटर सारे इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग हो, ईडीएम हो, इंडक्शन हो, सारे इंस्ट्रूमेंट में कहां पहुंच जाएगा, फुल स्केल पे, जिसमें आपका स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करें पीएमएमसी का, तो पीएमएमसी में ही स्प्रिंग क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट को, और अगर करंट को लीड कर रहा है तो करंट स्प्रिंग टूटने पर करंट आपका फ्लो जीरो हो जाएगा ड्यू टू ओपन सर्किट, आपका पॉइंटर इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको स्प्रिंग कंट्रोल भी क्लियर हो गया है। क्लियर है बेटा? तो स्प्रिंग कंट्रोल यहां पे क्लियर हो चुका है। अगली क्लास में हम ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉर्क है डैंपिंग टॉर्क, उस डैंपिंग टॉर्क के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज अगर इसको हम लेक्चर को समराइज करें बेटा, तो आज की लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। आज के लेक्चर में अगर हमने देखा तो हमने सबसे पहला देखा इसेंशियल कंपोनेंट्स। किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इन ऑल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कितने इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं बेटा? आप बोलोगे सर 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, तीसरा डैंपिंग टॉर्क। कौन कौन से ये 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करोगे आप जो भी क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हो उसी से आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करते हो। कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो? या तो आप कंट्रोलिंग टॉर्क को स्प्रिंग कंट्रोल से प्रोड्यूस करो, या कंट्रोलिंग टॉर्क को आप ग्रेविटी कंट्रोल से प्रोड्यूस करो। ग्रेविटी कंट्रोल से प्रोड्यूस करो। अगर हम बात करें कि ग्रेविटी कंट्रोल में कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर होगा? के इंटू थीटा के। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए स्प्रिंग की? कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके साथ साथ अगर देखें तो लेस अफेक्टेड होना चाहिए बाय टेम्परेचर एज वेल एज एजिंग इफेक्ट। हमेशा स्टीफनेस जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लेंथ बढ़ जाता है, जिसके कारण स्टीफनेस घटने लगती है, लेकिन ऐसा स्प्रिंग में नहीं होना चाहिए, और इसलिए हम स्प्रिंग को फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का बनाते हैं बेटा। स्टडी स्टेट कंडीशन पर क्या होगा हमने बताया। एट स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है? स्टडी स्टेट कंडीशन पे आपका कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। फिर हमने आपको बताया था कि इनिशियली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है कंट्रोलिंग टॉर्क से, फाइनल पे कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हो जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। तो आप कंट्रोलिंग टॉर्क को ही इक्वल कर रहे हो किसके? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हो? थीटा वेरिएबल है, उसके कारण आपका जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क आपका बढ़ता जा रहा है, और एट स्टेडी स्टेट कंडीशन एट अ कांस्टेंट थीटा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है बेटा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि नॉर्मली जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के पहला कंट्रोल कर रहा है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा करंट को लीड करता है पीएमएमसी में। इसीलिए जब भी मेजरमेंट के दौरान अगर आपका स्प्रिंग टूटता है तो सारे इंस्ट्रूमेंट में आपका पॉइंटर फुल स्केल पे पहुंच जाता है, लेकिन पीएमएमसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे पॉइंटर वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि करंट उसी स्प्रिंग के थ्रू पास हो रही थी, और करंट स्प्रिंग के टूटने के कारण करंट का पास होना जो है वो रुक गया, मतलब करंट जीरो हो गई और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी जीरो हो गया, पॉइंटर इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर है यहां पर? फिर हमने आपको बताया कंट्रोलिंग टॉर्क के 2 पर्पस हैं। फुल स्केल से वापस लाता है स्टडी स्टेट कंडीशन पे, और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है कि अगर सप्लाई जीरो हो जाए देन पॉइंटर को वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर लेके आता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम देखेंगे ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में, और उसके साथ साथ डैंपिंग टॉर्क के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी देर तक सुनने और सहने के लिए। और अच्छे से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सर किसी भी एग्जाम से घबराइए मत। कमजोर आप नहीं है, हमेशा अगर देखा जाए तो आपको खुद को मजबूत बनाना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप परिस्थितियों से कमजोर मत होइए, आप उन परिस्थितियों से जूझने के लिए खुद को आप मजबूत बनाइए। और कभी भी यार सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। तो सही समय का इंतजार नहीं करना पड़ता, हमेशा समय को सही बनाना पड़ता है। और खुद को कमजोर समझने से कुछ नहीं होता, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया, किसी महापुरुष ने कहा है भाई कि खुद को कमजोर समझने से कुछ नहीं होता, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, और सही समय का इंतजार करने से कुछ नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है। तो आप भी अपने समय को सही बनाइए, खुद को मजबूत बनाइए, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।